हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन जो होता है आपका मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन की तरीके से ही होता है, बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसमें केवल एक सिंगल कैविटी इसमें यूज़ कर ली गई और दूसरी बात क्या है कि जो आपका मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन था वो आपका एम्पलीफायर था। ठीक है, और यहाँ पर रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन जो आपका है ये आपका माइक्रोवेव ऑसिलेटर है। इसका मतलब क्या है, माइक्रोवेव ऑसिलेटर का मतलब क्या हो गया कि ये आपकी माइक्रोवेव रेंज की फ्रिक्वेंसी को जनरेट करेगा। भाई ऑसिलेटर का काम क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी को जनरेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी को जनरेट करवाएंगे, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी जनरेट करवाएंगे। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्स का मतलब क्या हो गया कि जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम जो जा रही है उसको हमें रिफ्लेक्ट करा करके वापस आउटपुट पर हमको प्राप्त करना है। बस केवल इतना फर्क है। उसमें क्या था कि डायरेक्टली हम लोग क्या करते थे, गैप 1 से गैप 2 तक गए और वहाँ डायरेक्टली आउटपुट पे हम लोग ले लेते थे। तो इसमें क्या करना है कि जो एनोड से चल करके कैथोड से चल करके इलेक्ट्रॉन बीम आपकी रिपेलर स्पेस तक जाएगी और रिपेलर स्पेस से हो करके हमारी क्या होगी, वापस लौट करके तब हम इसको आउटपुट के थ्रू माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी को प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए क्या होती है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन की। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन आपका एक माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर होता है जो माइक्रोवेव रेंज की फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन में आपको बताना पड़ता है कि आपने इसमें क्या क्या लगाया, कैसे बनाया, कौन से आपने इसमें पॉइंट्स आपने नोट किए हैं, मतलब जो आपके इंपॉर्टेंट हैं वही पॉइंट्स आपको केवल बताने रहते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इसमें एक कैथोड लगा होता है, कैथोड से लेकर के कैथोड के जस्ट बाद क्या होता है फोकसिंग इलेक्ट्रोड लगा होता है और कैथोड से आपको क्या होती है इलेक्ट्रॉन बीम निकलकर रिपेलर तक जाती है, रिपेलर से जाकर के वापस आती है और वापस आकर के एनोड कैविटी के थ्रू हमें आउटपुट पर मिल जाती है। और ये जो आपकी लगी है कि सिंगल कैविटी, एक ही कैविटी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर और उसका नाम रख दिया गया आपका एनोड कैविटी। एनोड कैविटी यहाँ पर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो आपकी कैविटी है जुड़ी हुई है एनोड से, एनोड टर्मिनल से जुड़ी है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया एनोड कैविटी। ठीक है, और दूसरा आप देखिएगा कि ये आपका इसका जो दूसरा आपका सोर्स यूज़ किया गया ये आपके हाई वोल्टेज सोर्स है। पहली बात तो आपको लग रहा होगा बैटरी है, बैटरी नहीं, ये आपके हाई वोल्टेज सोर्स हैं। ठीक है, ये आपका VK होता है और ये आपका VRR। ठीक है, देखिए ये जो आपका नेगेटिव होता है ये आपका रिपेलर से जुड़ा होता है, यानी कि यहाँ जो आपका टर्मिनल होता है इससे जुड़ा होता है। ठीक, पॉजिटिव वाला इसके थ्रू होते हुए भाई ये देखिए इसको छोड़ दीजिए, केवल काम का आपका ये है यहाँ पर। और दूसरी बात क्या है कि इसमें जो आपका मेन जो काम का है वो आपका कैथोड टर्मिनल, तो कैथोड ला करके हमने यहाँ इससे जोड़ दिया कैथोड से। ठीक है, अब देखिए ये आपका फोकसिंग इलेक्ट्रोड यहाँ पर हो गया। ठीक, इतनी बात सभी को समझ में आ गई हो, ये आपका कंस्ट्रक्शन में इतनी बात आपको समझनी चाहिए जो आपको समझ में आ चुकी होंगी। पिछले लेक्चर में भी आप लोगों ने यही सीखा। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्किंग, देखिए वर्किंग में कुछ पॉइंट मिलते जुलते हैं आपके, देखते हैं वर्किंग में क्या होता है। देखिए शुरुआत में क्या होता है कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है भाई, नेगेटिव यानी कैथोड, कैथोड का मतलब क्या हो गया कि भाई जो इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का होता है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ही जनरेट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके कैथोड के इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और इलेक्ट्रॉन की देखिए एक आदत होती है, अगर उसको स्पेस मिल जाए तो वो क्या करता है इधर उधर तितर बितर होकर के आपका मूव करने लगता है। तो उसको हमने क्या किया, उसको एक पास में इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, हमने फोकस करने के लिए फोकसिंग इलेक्ट्रोड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो जब फोकसिंग इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते हैं, वो आपके न मूव करके सीधी रेखा में अलाइन हो जाते हैं। और जब आपके यहाँ से फ्री स्पेस में चलते हैं तो ये जो आपका फ्री स्पेस यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिपेलर स्पेस। रिपेलर क्यों, मतलब रिपेलर का मतलब होता क्या है, देखिए ये जो आपका यहाँ पे लगा है रिपेलर, ये रिपेलर आपका होता है नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, अब आपको पता है कि जिसके पास दोनों नेगेटिव चार्ज हो भाई, जैसे यहाँ पे भी नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव हो गया, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, मतलब धक्का देगा, इसीलिए यहाँ पे रखा गया इसको रिपेलर। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पूरी तरीके से पहुँच ही नहीं पाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा करके इस रिपेलर स्पेस में जा करके जैसे रिपेलर तक पहुँचते हैं तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं। यहाँ से एक धक्का देता है, धक्का देकर के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वापस मुड़ जाते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। रिफ्लेक्ट कर गया, इसी का मतलब क्या हो गया, इसको रख दिया गया रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। ठीक है, तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम थी रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आ जाती है, इस एनोड कैविटी के थ्रू में आउटपुट मिल जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसकी भी एक दो कंडीशन है। जैसे आपने कल पढ़ी थी कंडीशन, RF की वैल्यू आप लोगों ने जैसे पहले क्या किया था, 0 रखा था, मतलब कुछ नहीं, उसके बाद पॉजिटिव रखा था, फिर नेगेटिव रखा था, कि तीनों केसेस में क्या क्या बात बन रही थी। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। वीडियो पॉज। हाँ चलिए इसको उठाइए यहाँ से। अब चलिए ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए तो वही 3 कंडीशन आपको फिर से समझनी है। देखिए
यहाँ पर आपको एनोड वोल्टेज के बारे में, वहाँ पर आपने आरएफ अप्लाई किया था, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव आपने अप्लाई की थी। यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक वोल्टेज आपको अप्लाई करना है। देखिए शुरुआत में क्या होता है, एनोड वोल्टेज। देखिए एनोड वोल्टेज की बात करेंगे, एनोड वोल्टेज की बात करेंगे। शुरुआत में एनोड वोल्टेज आप 0 कर दीजिए बिल्कुल, ठीक है। अब चलिए इसका ग्राफ भी समझ लेते हैं साथ ही साथ। देखिए अब एक कोई कंडीशन मान लीजिए, हमने मान लीजिए कोई पहली कंडीशन ने मान ली ये, ठीक है। देखते हैं पहली, इसको ए मान लीजिए, पहली कंडीशन आपने ए मान ली, ठीक। शुरुआत में देखिए जब क्या होता है, जब आपने इसमें एनोड वोल्टेज आपने बिल्कुल अप्लाई ही नहीं किया, यानी कि एनोड वोल्टेज आपका क्या है 0 है। एनोड वोल्टेज पहली कंडीशन में क्या है भाई, पहली कंडीशन में एनोड वोल्टेज 0 कर दिया, ठीक है। तो जब एनोड वोल्टेज जब आपका 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं होगा। और जैसे आपकी जो यहाँ से बीम, जो इलेक्ट्रॉन बीम जो थी आपकी चल रही थी, उसी केस में आपकी चलती हुई आउटपुट मिल जाएगी। तो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से चली और पूरी होते हुए यहाँ पर आपको आउटपुट मिल गई यहाँ पर, ठीक है। ये कंडीशन ए हो गई। अब अगली कंडीशन में अप्लाई करते हैं, हम क्या कर देते हैं, एनोड वोल्टेज को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। एनोड वोल्टेज को आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। भाई एनोड कैविटी आपकी है, इस पर एनोड वोल्टेज आपका ये हो गया। तो एनोड वोल्टेज जैसे ही आप पॉजिटिव करते हैं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और एनोड वोल्टेज यहाँ से आपने अप्लाई कर दिया। तो एनोड वोल्टेज जब अप्लाई किया यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा स्लो मोशन में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, धीरे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ न्यूट्रल हो जाएंगे और कुछ ना कुछ आपके क्या हो जाएंगे, तो बचेंगे वो काफ़ी, उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो जैसे ही स्पीड इनकी स्लो होती है, तो क्या होता है कि ये हमें धीरे धीरे जो है क्या करते हैं, इस स्पेस में घूम करके आराम से पूरे स्पेस में टहल करके तब हमको आउटपुट प्राप्त होते हैं। यानी कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो हमारा, इसको पॉइंट बी मान लीजिए, इसका जो ग्राफ बनेगा काफ़ी बड़ा बनेगा, मतलब सबसे बड़ा मान लीजिए एक तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब आपको काफ़ी घूम घाम करके आएगा, तो इसको मान लीजिए कुछ इस तरह से ये आपको ग्राफ आउटपुट पर मिल जाएगा। और ये पॉइंट जो आपको बना आउटपुट वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो इसका ग्राफ मिलेगा काफ़ी बड़ा मिलेगा, ठीक है। ठीक, पहला वाला ग्राफ, पहले पॉइंट कंडीशन वाला ए वाला ग्राफ आपका छोटा मिला। उसके बाद में क्या हुआ कि आपने इसमें पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया। पॉजिटिव वोल्टेज में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन घूम करके पूरा स्पेस में घूम घाम करके आराम से तब जाके हमको आउटपुट पर प्राप्त हुआ। ठीक, अब अगली तीसरी कंडीशन हम फिर से इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि एनोड वोल्टेज आपने क्या कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया। कैसे भी करके आपने एनोड वोल्टेज को नेगेटिव किया। जैसे ही आपने एनोड वोल्टेज को नेगेटिव किया, नेगेटिव करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बीम के पास नेगेटिव चार्ज, और आपने इसको और भी जो एनोड कैविटी है यहाँ पर भी आपने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो जब नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपल करेंगे, सबको धक्का मारें, कहेंगे चल बेटा बहुत तेज चल, और तेज चल बेटा, और तेज चल बेटा। तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो आपकी बीम से जा रही थी वो बहुत ही स्पीड में चलने लगेगी, और इसका ग्राफ जो होगा वो आपका और भी छोटा होकर के मिल जाएगा, सेम कुछ इस तरह से। तो ये नेगेटिव वोल्टेज आ गया, और नेगेटिव वोल्टेज को थोड़ा सा हम और बढ़ा देंगे तो ये कुछ इस तरह से आपकी कंडीशन मिलती जाएंगी। ठीक है, ये आप इसको सी नाम रख दीजिए, इसका डी नाम रख दीजिए। और भी जैसे अगर आपने क्या किया, अब भाई नेगेटिव वोल्टेज कई बार बढ़ाया तो आपको ग्राफ और छोटा मिलता गया, लेकिन मिलेगा कहाँ पर, आउटपुट पर ही जाकर मिलेगा। ठीक, और देखिए क्या है कि अगर आपने एनोड वोल्टेज अगर पॉजिटिव और बढ़ा दिया, तो अगर पॉजिटिव बढ़ाएंगे तो आपको कुछ ग्राफ जो है इस तरह से और बढ़ जाएगा। भाई पॉजिटिव बढ़ाने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन बीम जो कि और जगह टहल के आएगी, कहेगी बेटा धीरे धीरे, बेटा धीरे धीरे चल, बेटा धीरे धीरे चल। अगर मतलब पॉजिटिव अगर आपने कर दिया तो बेटा जब धीरे धीरे जब बीम चलेगी तो आपकी पूरे स्पेस में टहल के आएगी, तो इसका ग्राफ क्या होगा, जाहिर सी बात है बड़ा हो जाएगा। अगर नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इसका ग्राफ और भी छोटा हो जाएगा, और छोटे से छोटा यानी कि कहेगा बेटा चल और चल बेटा, और तेज चल, और तेज चल। तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, छोटा मिल जाएगा, यानी कि कम से कम स्पेस में जाकर के आपका आउटपुट पर कुछ ग्राफ इस तरह से मिल जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से नीचे भी एक आपकी वेव दी है, यहां से भी समझते देखते हैं। शुरुआत में आपने क्या किया, पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव सब जाएंगे तो आपका ये ग्राफ देखिए छोटा होता चला गया है। जब ये नेगेटिव वोल्टेज, देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिखाया जा रहा है, तो जितने वोल्टेज नेगेटिव में जा रहे हैं उतने ज़्यादा हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, छोटा होता चला जा रहा है कुछ इस तरह से। ठीक, ये आपका नेगेटिव वोल्टेज हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो जितने ग्राफ आपका नेगेटिव में जा रहा है उतने ग्राफ, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ये, तो पॉजिटिव में क्या हुआ, ग्राफ आपका बड़ा बना। और जैसे नेगेटिव में जा रहे हैं धीरे धीरे, वैसे ग्राफ आपका क्या हो रहा है, ये वाला जो आपका वेव है जो आपकी काफ़ी छोटी होती चली जा रही है। ठीक है, तो यही आपके यहाँ से निकल के आएगी, ये क्या निकल के आ जाएगी, माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव कहाँ से निकल के आए, इस तीसरी कंडीशन से, यानी कि जो एनोड वोल्टेज जो आपका है नेगेटिव रखने से। और जितने ज़्यादा हम एनोड वोल्टेज नेगेटिव रखेंगे उतनी ज़्यादा वेव आपकी क्या होगी, माइक्रो की संख्या में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, उतने ज़्यादा क्या होगी, जो 10 की पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या होता है, रिफ्लेक्स नाम क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ से इसकी वेव जो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं वहाँ से, किसके थ्रू, रिपेलर के थ्रू। रिपेलर का मतलब क्या है, रिपीट करा देना, मतलब वहाँ से उसको वापस भेज देना, रिफ्लेक्ट कर देना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पूरा ग्राफ और इसका पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरी वर्किंग समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू क्लास।